Hello friends and my dear students, myself Asutosh Sanger, your friend and your tutor, and I am again here with the B Form first semester first year ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात चल रही थी HAP फर्स्ट की पहले सेमेस्टर में, जो कि है आपके बी फार्मा में एंट्री करते ही स्वागत करता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही थी। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, अभी थोड़ी ही दिन पहले या कुछ ही क्षणों पहले वो आया था शायद। एंड अब पार्ट सेकंड की बात करेंगे हम। तो पार्ट सेकंड विल बी ऑल फॉलोड ऑन सेल ऑर्गेनेल्स। हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज़ सेल, सेल का फंक्शन क्या है, सेल कितने पार्ट में डिवाइड है, एंड सारी चीज़ें, सेल कैसे बनी हैं, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी है, इस सब के बारे में एक ब्रीफ में जाना था। आप लास्ट लेक्चर पे ज़रूर जाएं, सीधा यहाँ जंप ना करें, आपको उस चीज़ को समझ नहीं आएगा। और एक बात जो एक्स्ट्रा है, जो मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, वो एडिशन ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं नोट्स हायर स्टडीज़ के लेवल के बना रहा हूँ। तो आपको कितना मटेरियल अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेना है, उतना मैं आपको लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग के पेज पर बताता हूँ कि कितना मटेरियल आपको हाईलाइट करना है अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, और कितने मैटर को अभी छोड़ना है जब आप तैयारी कर रहे होंगे थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, तब रखेंगे। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तब पढ़ेंगे, तब के लिए वो मटेरियल आप आज से यदि बना के रखेंगे तो आपको आसानी होगी, फिर से आपको यहाँ इस लेवल पे आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात ये कि सेल के कई पार्ट थे, जिसमें सेल मेम्ब्रेन था। सेल में क्या था, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सेल में सेल मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस था एंड सेल ऑर्गेनेल्स थे। कई पार्ट नहीं, केवल 3 ही पार्ट थे, इसलिए मैंने सॉरी बोला। एंड देयर आफ्टर सेल मेम्ब्रेन में क्या था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ाया, उसकी प्रॉपर्टी कैसे बनी होती है, उसका फंक्शन क्या है। एंड अब बात आएगी सेल ऑर्गेनेल्स की, तो मैं साइटोप्लाज्म को भी इंक्लूड करूँगा यहाँ, क्योंकि मैंने बुक्स के एक्सटेंड आगे जाके नोट्स को बनाया है। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल साइटोप्लाज्म होता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन के अगले नंबर पर, और इसी साइटोप्लाज्म में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल सस्पेंड होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, भागते नहीं रहते। चीज़ें यही लिखी होंगी जो मैं आपको बोल चुका हूँ। सेल में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जनरली, जिसमें सारे मॉलिक्यूल सस्पेंड हैं। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें तो 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला है साइटोसोल, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, और तीसरा है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोसोल क्या चीज़ है आगे डिस्कस करेंगे। फंक्शंस की अभी बात कर लेते हैं हम कि क्या फंक्शन है साइटोप्लाज्म के। तो साइटोप्लाज्म एक साइट है जहाँ सेल ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन होता है। साइटोप्लाज्म एक ऐसी साइट है जहाँ बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ये ज़रूरी है। और जितनी भी मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं वो सब साइटोप्लाज्म में ही होती हैं, बिकॉज सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेल्स टू रिमेन सस्पेंडेड, जो हम बात ही कर रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स विद इन द सेल। और साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो आके ब्रेक करते हैं लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्मॉलर वंस में। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण लें, समझने की कोशिश करें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। आप बायोलॉजी पढ़ कर आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, जहाँ क्या होता है, ग्लूकोज की मदद से एनर्जी बनाई जाती है, ये अभी तक आपको पता होगा। लेकिन ग्लूकोज का यूज़ नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल। ग्लूकोज की को एक एंजाइम आता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में, वो पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। वहाँ आपको कुछ साइकिल्स पढ़ाए जाएंगे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, फलाना फलाना, एंड फालतू के बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी करनी होंगी। बट ये 5-6 साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ेंगे, मैं भी आपको पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। एंड अब जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि ग्लूकोज को सीधा यूज़ नहीं कर सकता जब तक पायरुवेट में एंजाइम उसे ना करे। व्हाट इज़ एंजाइम? ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एंजाइम आर कैटालिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मतलब जितनी भी प्रोसेस होती हैं वहाँ, और इन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, यही सब मैंने यहाँ लिख रखा है। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप लास्ट लेक्चर पे ज़रूर जाएं।
Thereafter, other important functions performed by the cytoplasm involve protein synthesis. जितनी भी ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं ये सब साइटोसॉल के या साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। अब साइटोसॉल क्या है? साइटोसॉल refers to the fluid present inside the cell. This fluid batches bathes the cytoplasmic organelles. बाथ्स द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का मतलब है ये फ्लूइड सबको कवर करके रखता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूड मेजॉरिटी ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस विद इन द साइटोसॉल। साइटोसॉलिक प्रोटीन्स परफॉर्म अ सिग्निफिकेंट फंक्शन इन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ग्लाइकोलिटिक पाथवे। साइटोसॉलिक प्रोटीन्स ऑल्सो एक्ट एज राइबोसोम एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये चीज़ें हायर स्टडीज़ के लिए हैं, आपको केवल साइटोसॉल का नाम और स्टार्टिंग की वो 2 लाइनें याद रखनी हैं जो यहाँ हैं, इसको आपको हाईलाइट करना है सेमेस्टर के लिए। अब बात आई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल्स की। मैंने इनका नाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स रखा है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, जिनकी अब हम यहाँ बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स अ डबल मेम्ब्रेनस cell organelle called mitochondria that is the powerhouse of the cell with a diameter ranging from 0.5 micrometer. Mitochondria also known as powerhouse of cell, पहले बताया, because they generate most of the cell supply of ATP. What is ATP? ATP is adenosine triphosphate and it is the molecule of energy which is used as a source of chemical energy. Hence mitochondria is the chief source of energy in the cell. इट इज़ द डायग्राम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे आसान मुझे जो लगा वो मैं आपके लिए लेकर आया। इसको आप आराम से बना लीजिए, सिंपल सा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लोग कहते थे कि जूते का स्ट्रक्चर बना दो, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, अपने बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ते थे तब। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल्स, 2 मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स आउटर मेम्ब्रेन में क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। दीज प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग आयंस एंड एटम्स अक्रॉस द ऑर्गेनल, क्योंकि इसके अंदर आते हैं पायरुवेट, अभी पीछे हम डिस्कस करके आए, ग्लूकोज पायरुवेट मॉलिक्यूल में होता है, और फिर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में इसके बाहर जाती है। ये सब काम होता है आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टी। क्रिस्टी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इन द मैट्रिक्स बियरिंग स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फाई पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स। एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन आर प्रेजेंट इन क्रिस्टी, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेटरी चेन के वो क्रिस्टी में प्रेजेंट होते हैं। और क्रिस्टी ऐसा कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की यूनिट है। सो अब बात वही आई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं या आप टॉपर होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे, वरना आप इसको छोड़ देंगे। अभी इसको आप 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर में तैयारी के समय पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर्म्ड बाय द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन इट। दिस फ्लूइड कंटेन्स एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है ये भी आपको 2nd सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री में ही समझ आएगा। तो ऑक्सीडाइज फैटी एसिड्स एंड पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल में फैटी एसिड एंड पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रियन प्लेज अ विटल रोल इन इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज, मेन फंक्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन टू क्रिएट एनर्जी। एरोबिक मीन्स जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ होता है। अगला रेगुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड सेलुलर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म तो करना ही करना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एपोप्टोसिस, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ हीम सिंथेसिस। आपको इनमें से कोई 2-3 पढ़ लेने हैं अपने सेमेस्टर के लिए, और यदि हायर में जा रहे हैं तो सब कुछ। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इज कंप्राइज ऑफ फोल्डेड एंड कंप्रेस्ड मेम्ब्रेनियस सैक्स पाइल्ड अपॉन ईच अदर। आपको इस लेक्चर को पढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर में जाना है, जो मैंने बार बार कहा। वहाँ पहले सेल के स्ट्रक्चर को देखिए और उसको अपने सामने रखिए, और फिर वहाँ देखते देखते इस लेक्चर को पढ़िए, तब आपको समझ आएगा कि कौन सा पार्ट क्या है। अलग से डायग्राम हालांकि मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए। All cell contains Golgi bodies, however it is larger in those cells that facilitate the synthesis and export of proteins via ER to the Golgi complex. These proteins are then enclosed into membranous bound vesicles called secretory granules. आप अगर बॉटनी पढ़ के आ रहे होंगे तो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स का बड़ा बेहतरीन सा मतलब होता है बॉटनी के फील्ड में। वहाँ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं उल्टे सीधे, और कहा जाता है कि ये हैं, which are stored and when required move to the plasma membrane by which the proteins are exported. लेकिन यहाँ ह्यूमन के केस में सेक्रेटरी ग्रैन्यूल से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का सिक्रेशन होगा, और वहाँ बॉटनी में
किसी अन्य चीज़ का सिक्रेशन होता था। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज़ की बात करें तो 4 पार्ट हैं सिस्टर्नी टेक्स के: सिस गोल्जी नेटवर्क, मीडियल गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। अब आप अगर हायर स्टडी पे हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज़ को लें, अथवा केवल सेमेस्टर के लिए ऊपर का मटेरियल पर्याप्त है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टर्नी टेक्स प्लेस ऑन सिस गोल्जी नेटवर्क। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए अपने नोट्स बना के रखने हैं। अभी मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर फोकस्ड है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये गोल्जी बॉडीज़ का डायग्राम है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसको बना लें। अब फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो साइड में आपके लिए मैंने एक छोटी सी स्लाइड लगा रखी है, केवल आपको उतने 4 लिखने हैं। और यदि हायर में हैं तो आपको उनका मटेरियल भी लिखना है। यदि आपको टॉप भी मानना है तो भी आपको ये चीज़ें रखनी होंगी वाइवा में एग्जामिनर को सेटिस्फाइड करने के लिए। मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सॉर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस फॉर यूज़ विद इन द सेल, और एंड फॉर सेल सिक्रेशन। ये डबल बार लिख गया। Modification of proteins, protein delivered by the rough ER are modified by the Golgi apparatus. It endoplasma also takes part in lysosome formation and in transport of lipids to the adjoining areas of the cell. अब अगर आप बायोलॉजी सही से पढ़कर आ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अपना बेस क्लियर रखिए। फिर भी मैं आसान भाषा में जितना होता है उतना समझाता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस तो आप हर किसी के फंक्शन में लिख सकते हैं। अगला सल्फेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके हायर स्टडीज़ के लिए। नेट में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि विच सेल ऑर्गेनल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्फेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देगा, यदि आप यहाँ पढ़ के जाएंगे तो लगा देंगे, अन्यथा तो फिर राम भरोसे है ही। फॉस्फोराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल और एक्सक्रेशन ऑफ वाटर। आपको इनमें से 2-4 जो अच्छे लगें वो पढ़ लें। हायर स्टडीज़ में तो ये सब पढ़ लें। नोट्स में भी आपको केवल 2-4 फंक्शन ही लिखने हैं, पूरा मटेरियल नहीं रखना है। पूरा मटेरियल आप हायर स्टडीज़ के लिए रखेंगे और उसे अनहाइलाइटेड छोड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ लाइसोसोम। ये कुछ मटेरियल मैंने अपने प्रोजेक्ट लाइन से लिखे हैं। इन 1949 क्रिश्चियन डी डुवे, Belgian cytologist, discovered the cell organelles known as lysosome. The word lysosome is lysis plus soma, has been derived from the Greek lysis. Lysis का मतलब तोड़ना या separate, अलग अलग करना, and soma meaning body. They are generally known as suicide sacs. आपने यदि नीट वगैरह की किसी की प्रिपरेशन की होगी या बायोलॉजी डेप्थ में जाके पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि लाइसोसोम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। नंबर ऑफ टाइम्स ये है। एंड ये सुसाइड बैग्स या सुसाइड सेक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपने आप को ही मार लेता है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की बात करें तो एक सिंगल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेल है। अब इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप सामने डायग्राम रखिए, तब चीज़ें आपको समझ आएंगी, वरना तो राम कहानी चल रही है, मैं चला रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। दैट आर स्पेरिकल इन शेप, that consist of enzymes like acid hydrolases that decomposes the cell debris and androcytized materials. These enzymes are enclosed within the membrane, which provide the optimum pH 4 or 4.5 for the activity. ये कुछ मटेरियल आपके हायर स्टडीज़ के लिए है। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप उसको मत लीजिए, हायर स्टडीज़ में हैं तो इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए। फंक्शंस की बात करें तो वही बात फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आप फॉलो करें, उतना मटेरियल लें, उन्हें या तो आप मटेरियल पूरा लें, हाईलाइट इतना रखें जिससे आप सेमेस्टर के टाइम पे तब पढ़ सकें। व्हाट इज़ फंक्शन? डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म वाया सर्कुलेटिंग मैक्रोफेजेस, help dissolve blood clots, and thrombi. Lysosome help to keratinize skin, cause the sperm to penetrate the ovum. ये एक बहुत बड़ा इशू। Thereafter restoration of bone, मेजर इशू, restoration of bone। आप सारे बाकी पढ़ सकते हैं खुद से, इनमें मैं समझ आया नहीं करूँगा। ER की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एक कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम है इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ 3D नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स, फ्लैटेंड सेक्स एंड ब्रांच ट्यूबल्स। अब स्मूथ एंड रफ 2 तरह के ER हैं जो मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर में भी अलग से दिखाए थे, वहाँ नोमेनक्लेचर भी दोनों का था और वहाँ यहाँ फिर से मैंने डायग्राम में आपको शो किया। स्ट्रक्चर ऑफ ER की बात करें तो रफ, स्मूथ एंड SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ है। आप इनके बारे में यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा फर्स्ट सेमेस्टर के लेवल पे अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको केवल उनका मतलब, उनका छोटा सा स्ट्रक्चर
और 2-3 फंक्शन और हल्का सा स्ट्रक्चर के ये नाम जो दिए हैं ये आपको याद रखने होंगे। हायर स्टडीज़ के लिए आपको पूरा पढ़ना होगा। फंक्शन ऑफ ईआर की बात करें तो इट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। इट एक्सचेंज मटेरियल विद द साइटोसोल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, osmosis and diffusion. Protein synthesis by its surface bound ribosomes are collected and stored by RER. RER is rough endoplasmic reticulum। और बाकी आप देख सकते हैं उससे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। Most of the smooth and striated muscles consist of a unique type of smooth ER called sarcoplasmic reticulum. The SER and SR differ in their structural composition. ये क्यों अलग रखे गए हैं SER से? That is in having mixture of proteins. Proteins का जो मिक्सचर है वो अलग है, स्ट्रक्चर में ये थोड़े से अलग हैं। Both types of endoplasmic reticulum remain bound to their membrane and remain restricted only within the boundaries of the lumen. दोनों अलग अलग लेकिन रहते हैं। आपको यदि 2 नंबर में आता है तो आपको इतना मटेरियल लिखना है। और ये मैं इसीलिए इतना मटेरियल दे रहा हूँ कि आप इसके नोट्स जब बनाएंगे, मैं इसीलिए नोट्स भी अभी बनाने कह रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। भले ही आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, लेकिन 2 नंबर में ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। देयर आफ्टर सेल इंक्लूजन्स की बात अगर हम करें तो सर्टेन बॉडीज़ आर प्रेजेंट विद इन अ सेल बट आर अनेबल टू परफॉर्म देयर ओन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। दीज स्ट्रक्चर्स ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाइंडिंग them. They are also referred to as cell inclusions since they are present within the cell and include nutrients like glycogens in the liver and muscle cells. ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है इंक्लूजन में, लेकिन ये भी है सेल के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा कुछ मैंने बड़ा नहीं बनाया है, प्रयास किया है कि आसान भाषा में आप समझ सकें। एंड 15-16 मिनट का तब भी वीडियो हो जाता है यार, मुझे बोलने में भी एंड समझाने में भी काफ़ी दिमाग लगता है। सो इस पूरे वीडियो को देखिए, मुझे बताइए कि मेरे एफ़र्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं छोड़ सकता हूँ। बाकी आपको एक ऊपर से ओवरव्यू मैंने दिया है काफ़ी आसान भाषा में। आपको नोट्स भी इतने ही बनाने हैं जितने मैंने बताए हैं। नोट्स पूरे बनाना चाहें पूरे बनाएं। यदि आप टॉप होना चाहते हैं या आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं और आपका केवल मोटे सेमेस्टर में पास होना है, तो जितना मैंने हाईलाइट के लिए कहा उतना नोट्स बनाते जाएं और उतना पढ़ते जाएं। बट नोट्स ज़रूर बनाएं, स्क्रीनशॉट्स से या PDF से पढ़ने का प्रयत्न ना करें। बाकी रही बात आपको PPTs चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर चैनल पे अवेलेबल है। मुझे मेरे एफ़र्ट के लिए कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहे हैं एंड कमेंट कर सकते हैं कि क्या समस्या है आपको, वो मैं दूर करने का प्रयत्न करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी न्यूक्लियस रह गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।